इस फिल्म की शुरुआत में हम अंटार्कटिका में कहीं अमेरिका के एक रिसर्च बेस को देखते हैं। अंटार्कटिका में कई देशों के ऐसे ही रिसर्च बेस हैं। वहाँ हम उस बेस पर काम करने वाले जेरी और चार्ली को देखते हैं। जेरी एक गाइड है और चार्ली एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो उस पूरे एरिया का मैप बनाने का काम भी करता है। उस बेस पर रिसर्च करने वाले कई डॉक्टर भी हैं। इसके बाद सुबह हम देखते हैं कि जेरी अपने डॉग्स के लिए खाना लेकर आया होता है। वो अपने डॉग्स को उठाता है जो बर्फ पर सो रहे होते हैं। वो अपने डॉग्स को अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। उन डॉग्स में है माया जो सबसे समझदार है, मैक्स जो सबसे छोटा और शरारती है, और ओल्ड जैक जो सबसे बड़ा है जिसकी उम्र 10 साल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक छोटा प्लेन उतरता है जिसकी पायलट केटी है। उस प्लेन में डॉक्टर डेविड अपने सामान के साथ आए होते हैं। वो वहाँ पर मीटियोरॉइड यानी उल्कापिंड खोजने आए हैं। शाम को हम देखते हैं कि जेरी, चार्ली और केटी अंदर ताश खेल रहे होते हैं। जेरी के सभी डॉग्स भी वहाँ होते हैं। केटी के पूछने पर चार्ली उन्हें अपनी नई गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाता है जो इटालियन बेस पर एक साइंटिस्ट है। जेरी कहता है, इस फोटो में तुम दिखाई नहीं दे रहे। जेरी और केटी को लगता है कि चार्ली झूठ बोल रहा है। तब वहाँ जेरी को पता लगता है कि डॉक्टर डेविड को अपनी रिसर्च के लिए अंटार्कटिका में एक जगह माउंट मेलबर्न जाना है, जबकि जेरी को बताया गया था कि वो ड्राई वैली जाएंगे। जेरी डॉक्टर डेविड को बताता है कि मेलबर्न यहाँ से बहुत दूर है और इस वक्त सीजन खत्म होने वाला है, वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। जेरी का बॉस एंडी कहता है कि डॉक्टर डेविड बहुत दूर से आए हैं, इसलिए तुम्हें यह काम करना ही होगा। जेरी वहाँ नहीं जाना चाहता पर अपने बॉस के कहने पर वो तैयार हो जाता है। वह कहता है इस समय वहाँ बर्फ़ की परत बहुत पतली होगी, इसलिए हम वहाँ स्नो मोबाइल नहीं ले जा सकते, हमें वहाँ पर डॉग्स की मदद से जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरी अपने सभी डॉग्स को उनके सोने की जगह पर बांध रहा होता है। जेरी उनसे कहता है कि यह आखिरी ट्रिप है बच्चों, इसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। बाद में वह केटी के पास जाता है और उससे बातें करता है। जेरी और केटी पहले साथ हुआ करते थे पर अब वो दोनों अलग हैं। इसके बाद सुबह हम देखते हैं कि जेरी और डॉक्टर डेविड ट्रिप पर निकलने के लिए तैयार होते हैं। जेरी डॉक्टर डेविड को अपने सभी डॉग्स के बारे में बताता है। चार्ली जेरी और डॉक्टर डेविड की तस्वीर खींचता है। उन सभी डॉग्स में एक का नाम बक होता है। जेरी चार्ली को कहता है कि पास आकर बक को गुड बाय बोलो। बक चार्ली पर हमेशा भौंकता था, इसलिए चार्ली डरते हुए बक के पास जाता है, लेकिन बक उसका मुंह चाट लेता है। चार्ली अपना मुंह साफ करते हुए कहता है कि अब मुझे फिर से ब्रश करना पड़ेगा। जेरी और डॉक्टर डेविड अब माउंट मेलबर्न के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। सभी डॉग्स पूरी रफ्तार से स्लेज को खींच रहे होते हैं। माया और ओल्ड जैक सबसे आगे होते हैं। आगे जेरी को बर्फ के मैदान दिखते हैं। उसे पता नहीं था कि वहाँ बर्फ की परत कितनी मोटी होगी, इसलिए वह सुरक्षा के लिए डॉग्स की फॉर्मेशन में बदलाव करता है। इसके बाद वो सभी फिर से आगे बढ़ जाते हैं। चलते हुए उन्हें लेपर्ड सील दिखाई देते हैं। जेरी डॉक्टर डेविड को बताता है कि वो बहुत खतरनाक होते हैं, अगर उनके पास गए तो वो हमें खा जाएंगे। आगे चलने पर जेरी को ग्लेशियर दिखाई देते हैं, जहाँ बर्फ से ढकी हुई छोटी और बड़ी दरारें हो सकती हैं। जेरी डॉक्टर को स्लेज चलाने के लिए कहता है। वो कहता है कि आप बस मेरे कदमों के पीछे चलिए। अब जेरी अपनी स्टिक लेकर बर्फ की जांच करते हुए आगे आगे चल रहा होता है। डॉग्स और डॉक्टर डेविड उसके पीछे चल रहे होते हैं। थोड़ा दूर जाने पर जेरी को उनके रास्ते में एक दरार मिलती है। रास्ता बदलने के लिए जेरी डॉग्स की लीडर माया को दूसरी तरफ आने को कहता है। तब माया और दूसरे डॉग्स स्लेज को दूसरी तरफ खींचने लगते हैं, पर मैक्स इन सबसे अलग स्लेज को दरार की तरफ खींचने लगता है। इससे स्लेज गलत दिशा में आगे बढ़ने लगती है और एक गहरी दरार में गिरने लगती है। डॉक्टर डेविड भी स्लेज के साथ दरार में लटक जाते हैं। डॉक्टर डेविड दरार में गिरने वाले होते हैं। तब जेरी दौड़कर आता है और स्लेज को पकड़ लेता है। वो डॉक्टर को दोनों हाथों से स्लेज को पकड़ने के लिए कहता है। इसके बाद जेरी और सभी डॉग्स मिलकर स्लेज और डॉक्टर को ऊपर खींच लेते हैं। इस तरह डॉक्टर डेविड बच जाते हैं। तब जेरी उनसे कहता है कि अगली बार अंटार्कटिका में ज़रा जल्दी आना और सामान कम लाना। फिर वो रात बिताने के लिए एक जगह कैंप लगाते हैं। कैंप में डॉक्टर डेविड उनकी जान बचाने के लिए जेरी को थैंक यू कहते हैं। जेरी डॉक्टर के पास कागज़ पर बने एक चित्र के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये उनके बेटे ने बनाई है। सुबह होते ही वो फिर अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। दिन भर चलने के बाद आखिरकार वो माउंट मेलबर्न पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौसम अब बदलने लगा है। उनके बेस पर मौसम विभाग से रेडियो पर एक संदेश मिलता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जो लोग भी बेस से बाहर गए हैं उन्हें तुरंत वापस बुला लो। मौसम खराब होने से पहले उन सभी को अंटार्कटिका छोड़ना होगा। दूसरी तरफ हम जेरी और डॉक्टर डेविड को देखते हैं, जिन्होंने रात में रुकने के लिए अपना कैंप लगा लिया है। तभी जेरी को बेस से रेडियो पर केटी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि वहाँ तूफान आने वाला है और उन दोनों को तुरंत बेस पर वापस आना होगा। जेरी डॉक्टर से कहता है कि हमें कल सुबह जितना जल्दी हो सके वापस बेस के लिए निकलना होगा। यह सुनने के बाद डॉक्टर डेविड थोड़े परेशान हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर डेविड कैंप में जेरी से बात करने आते हैं। जेरी उनसे कहता है कि रुकने के लिए मत कहना। इसके बाद डॉक्टर डेविड जेरी से कहते हैं कि मैं दूसरी दुनिया से आए उन पत्थरों को ढूंढने के लिए हज़ारों मील से आया हूँ। वो मेरे लिए बहुत खास हैं। जो चीज़ अच्छी लगती हो उसके लिए जोखिम उठाना पड़ता है। तब जेरी डॉक्टर से कहता है कि ठीक है, कल दोपहर तक हम पहाड़ों पर रुकेंगे, उसके बाद हम वापस निकल जाएंगे।
डॉक्टर डेविड यह सुनकर खुश हो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेरी और डॉक्टर डेविड पहाड़ों पर वो उल्का पिंड ढूंढने निकल पड़ते हैं। जेरी आगे आगे रास्ते को जांचते हुए चलता है। वह दोनों कई जगह जाकर वह पत्थर ढूंढते हैं पर उन्हें कहीं भी वैसा कुछ नहीं मिलता। जेरी डॉक्टर से कहता है कि हमारे पास बहुत ही कम वक्त बचा है। तभी डॉक्टर को पहाड़ पर एक पत्थर दिखाई देता है। वो जेरी को खुश होकर कहते हैं कि यही वो पत्थर है। इसके बाद जेरी और डॉक्टर डेविड वापस बेस की तरफ निकल जाते हैं। चलते चलते जेरी और डॉक्टर डेविड ग्लेशियर के एक पहाड़ से गुजर रहे होते हैं। तभी जेरी को पता लगता है कि किसी डॉग के पैर में चोट लगी है। वो ओल्ड जैक था, उसका खून बह रहा था। जेरी सभी को वहां रोक देता है। वो डॉक्टर डेविड को बेस पर कांटेक्ट करके तूफान के हालात के बारे में पता करने को कहता है और खुद ओल्ड जैक के पैर में लगी चोट को देखने लगता है। रेडियो का सिग्नल न मिलने के कारण डॉक्टर डेविड रास्ते के एकदम किनारे आ जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से ग्लेशियर खिसक जाता है और वो काफ़ी नीचे जमी हुई बर्फ पर गिर जाते हैं। वो फिसल कर किनारे से दूर चले जाते हैं। उनका एक पैर टूट जाता है। जेरी ऊपर से उन्हें देखने आता है। तभी डॉक्टर के नीचे से बर्फ टूट जाती है और वो बर्फीले पानी में गिर जाते हैं। जेरी उन्हें किनारे की बर्फ पकड़ने को कहता है। जेरी ऊपर से रस्सी और सभी डॉग्स को लेकर नीचे आता है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता था, उसके भार से बर्फ टूट सकती थी। डॉक्टर की हालत भी अब काफ़ी खराब होने लगी थी, उनके हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। तब जेरी रस्सी का एक फंदा बनाकर माया के मुंह में पकड़ाता है और उसे रेंग कर डॉक्टर के पास जाने को कहता है। माया रस्सी लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। तब जेरी डॉक्टर को रस्सी के फंदे में एक हाथ डालने को कहता है। इसके बाद सभी डॉग्स की मदद से जेरी डॉक्टर को खींचकर बाहर निकाल लेता है। डॉक्टर को इलाज की सख्त जरूरत थी, उनकी जान खतरे में थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरी ने स्लेज से काफ़ी सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया था। उसने डॉक्टर को स्लेज में लेटाकर अच्छी तरह से कवर कर दिया था। वो डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा देंगे, तुम अपने परिवार से जरूर मिलोगे। फिर जेरी माया को सभी डॉग्स के आगे बांध देता है और कहता है कि तुम हमें घर ले जाओगी माया। इसी के साथ सभी डॉग्स स्लेज को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। इधर बेस पर अब बर्फीली हवाएं चलने लगी थी। सभी को जेरी और डॉक्टर डेविड की चिंता होने लगी थी। वो उन्हें रेडियो पर कांटेक्ट कर रहे थे, पर जेरी का रेडियो डॉक्टर के साथ पानी में गिर गया था। डॉग्स बिना रुके लगातार बर्फीली हवाओं में स्लेज को खींचे जा रहे थे। माया उन्हें लीड कर रही थी। जेरी की हालत भी अब खराब होने लगी थी। बेस पर किटी उन सभी की राह देख रही होती है। तभी उसे डॉग्स की आवाज़ सुनाई देती है। जेरी डॉक्टर को लेकर बेस पर पहुंच गया होता है। बेस पर सभी बाहर आकर उन्हें संभालते हैं। जेरी बताता है कि डॉक्टर की एक टांग टूट गई है। सब उन दोनों को अंदर ले जाते हैं। जेरी सभी डॉग्स से कहता है, हम बहुत अच्छी टीम हैं, तुमने हमें घर पहुंचा दिया माया। चार्ली सभी डॉग्स को उनकी जगह पर बांध देता है। अंदर एंडी कहता है, अगर डॉक्टर डेविड को जल्दी इलाज ना मिला तो उनका पैर काटना पड़ सकता है। वो केटी को प्लेन तैयार करने को कहता है जिसमें वो सभी वापस जाएंगे, क्योंकि मौसम भी खराब होने वाला होता है। जेरी कहता है कि हम डॉग्स को कैसे ले जाएंगे। एंडी कहता है, हम उनको अभी नहीं ले जा सकते, वो प्लेन बहुत छोटा है, वो इस खराब मौसम में हम सभी के साथ 8 डॉग्स का भार नहीं उठा पाएगा। केटी हमें छोड़कर वापस यहाँ आकर डॉग्स को ले जाएगी। तब जेरी कहता है, तो मैं भी तब तक यहीं रुकूंगा। जेरी को वो सभी डॉग्स बहुत प्यारे हैं, इसलिए वो उन्हें इस तूफान में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। पर जेरी की उंगलियां भी काली पड़ चुकी थी। सभी कहते हैं कि तुम्हें भी जल्दी इलाज की जरूरत है, नहीं तो तुम्हारी उंगलियों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसके बाद किटी उससे प्रॉमिस करती है कि वो डॉग्स को ले आएगी। तब किटी के कहने पर जेरी चलने के लिए तैयार हो जाता है। तब जेरी चार्ली को स्लेज में से वो पत्थर लाने को कहता है जो डॉक्टर को मिला था। जेरी ने उस पत्थर को संभाल कर रखा था। वो सभी अब बाहर प्लेन में बैठ रहे होते हैं। तभी मैक्स अपने बेल्ट से सर निकालकर वहां आ जाता है। जेरी चार्ली से कहता है कि हमें सभी डॉग्स के बेल्ट टाइट करने होंगे, ताकि वो किटी के वापस आने तक छूटकर कहीं भाग ना जाएं। इसलिए वो दोनों सभी डॉग्स के बेल्ट टाइट कर देते हैं। जेरी माया को उनके वापस आने तक सभी डॉग्स का ध्यान रखने को कहता है। इसके बाद जेरी प्लेन में चढ़ने से पहले फिर से माया को देखता है। वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर वो मजबूर है। इसके बाद उनका प्लेन उन सभी को लेकर वहां से उड़ जाता है। वो सभी डॉग्स प्लेन को जाते हुए देख रहे होते हैं। प्लेन से जेरी भी उन सभी डॉग्स को देख रहा होता है। प्लेन वहां से चला जाता है। अब उस जगह बस वो 8 डॉग्स ही रह जाते हैं, जो उस बर्फीले तूफान में बाहर बंधे हुए हैं। इसके बाद हम अंटार्कटिका में ही मैकमर्डो नाम के एक बड़े स्टेशन को देखते हैं, जहां पर जेरी अभी बेहोश होता है। उसकी उंगलियों पर पट्टी बंधी होती है। चार्ली उसके साथ होता है। जब जेरी को होश आता है तो वह चार्ली से पूछता है कि क्या केटी डॉग्स को ठीक से ले आई। तब चार्ली उसे बताता है कि मौसम खराब होने की वजह से स्टेशन वालों ने उसे जाने नहीं दिया। यह सुनते ही जेरी उठ जाता है। चार्ली उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जेरी वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे केटी दिखती है। वो केटी से कहता है कि वो कितनी जल्दी बेस पर डॉग्स को लाने जा सकते हैं। केटी जेरी को बताती है कि स्टेशन वालों ने सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, अब वो लोग सर्दियों के बाद ही वहां जा सकेंगे। ये सुनते ही जेरी वहां से सीधा उस स्टेशन के कमांडर के पास जाता है। जेरी उनसे कहता है, हमें बेस से 8 डॉग्स को वापस लाना है। तब कमांडर उसे कहता है कि एक और बड़ा तूफान आने वाला है, वो बेस पर वापस नहीं जा सकते। तब जेरी कमांडर से कहता है कि आप हमें बस वैसा प्लेन ही दे दीजिए जिससे हम आए थे।
हम सिर्फ 3 घंटे में जाकर वापस आ जाएंगे। तो कमांडर कहता है, हमारे पास इस वक्त केवल बड़े प्लेन हैं जो उस बेस पर नहीं उतर सकते हैं। जेरी कहता है कि हम उन डॉग्स को वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। कमांडर कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं केटी जेरी से कहती है कि वो डॉग्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, शायद वो बच जाएंगे। तब जेरी उससे कहता है कि हमने उनके बेल्ट टाइट कर दिए थे ताकि वो छूट ना सके। जेरी परेशान होता है, इसलिए वो केटी से कह देता है कि मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तब केटी उसे सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। फिर हम बेस पर देखते हैं जहां डॉग्स को बंधे हुए 4 दिन हो चुके हैं। वो वहां किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरी वॉशिंगटन अमेरिका में आ चुका होता है। वह किसी भी कीमत पर उन डॉग्स को वापस लाना चाहता था। वहां जाने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी। वो लोन के लिए भी अप्लाई करता है पर पैसे मिलने में कई महीने लगते। वह कई एजेंसीज और फाउंडेशन में भी जाता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। अब कई और दिन बीत चुके होते हैं। हम देखते हैं कि बेस पर डॉग्स को तेज हवा से उड़ता हुआ झंडा दिखाई देता है जो उड़कर दूर चला जाता है। एक डॉग अपनी चैन को तोड़कर उसे पकड़ लेता है। ये देखकर दूसरे डॉग्स भी अपनी चैन को तोड़कर और अपने बेल्ट से सर निकालकर आज़ाद हो जाते हैं। माया भी अपने आप को छुड़ा लेती है, पर मैक्स अभी भी बंधा होता है। ओल्ड जैक जिसके पैर में चोट लगी होती है भागने की कोशिश नहीं करता, वो वहीं पर बैठा रहता है। इधर थक हार कर जेरी कैलिफोर्निया में डॉक्टर डेविड के पास जाता है। वो डॉक्टर डेविड को वो फोटो दिखाता है जो चार्ली ने खींची थी। जेरी डॉक्टर को कहता है कि उसे इसी वक्त अंटार्कटिका जाना है। 1 हफ्ते के बाद वहाँ सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी और फिर वहाँ कोई नहीं जा पाएगा। इसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। आप अपने साइंस रिसर्च फंड से पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। डॉक्टर उसे कहते हैं कि मैं रिसर्च फंड के पैसों का किसी दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं कर सकता, और वैसे भी अब काफ़ी दिन बीत चुके हैं। डॉक्टर डेविड जेरी को उन डॉग्स को भूल जाने को कहते हैं। तब जेरी डॉक्टर डेविड से कहता है, क्या आप उनका एहसान भूल सकते हैं? फिर जेरी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेस पर डॉग्स को 15 दिन हो चुके हैं। उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। तभी उन्हें वहाँ एक पक्षी दिखाई देता है। तब मैक्स भी अपनी चैन को तोड़ लेता है। फिर मैक्स और बाकी डॉग्स उस पक्षी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, पर माया और ओल्ड जैक वहीं रहते हैं। माया ओल्ड जैक को उठाने की कोशिश करती है। वो उसका बेल्ट खींचती है, उसे पैर से उठाने की कोशिश करती है, फिर भी ओल्ड जैक अपनी जगह से नहीं हिलता। माया उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ओल्ड जैक और माया हमेशा सबसे आगे रहकर साथ में स्लेज को खींचा करते थे, पर ओल्ड जैक शायद अब बीमार है, माया उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो भी बाकी डॉग्स के पीछे चली जाती है। इसके बाद वो सभी डॉग्स शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। उन सभी ने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया होता है। अगर अब भी उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो वो मर जाएंगे, इसलिए वो पक्षियों का शिकार करते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। इसके बाद हम जेरी को देखते हैं जो एस्टोरिया नाम की जगह पर अपनी कैंपर वैन के पास आता है। उसे केटी के कई फ़ोन कॉल्स आए होते हैं, पर वो केटी को रिप्लाई नहीं करता। बाद में वो डॉग्स के साथ अपनी फ़ोटो को देखकर उन्हें याद करता है। वो अपने डॉग्स को खोने से दुखी था। इसके बाद हम देखते हैं कि 50 दिन हो गए हैं। डॉग्स अंटार्कटिका की बर्फीली हवाओं में अभी भी जी रहे होते हैं। एक रात हम देखते हैं कि उन सभी डॉग्स को आसमान में रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती है, जिसका रिफ्लेक्शन जमीन पर पड़ रहा था। मैक्स और दूसरे कई डॉग्स उस रोशनी को पकड़ने लगते हैं। उन डॉग्स में 2 जुड़वा डॉग्स भी थे। उनमें से एक उछलते उछलते पहाड़ के किनारे से काफ़ी नीचे गिर जाता है। सभी डॉग्स उसके पास जाते हैं। उसे काफ़ी चोट लग जाती है। वो उठता नहीं है और वहीं पर लेटा रहता है। उसका जुड़वा भाई उसके ऊपर मुंह रखकर बैठ जाता है। माया, मैक्स और बाकी सभी डॉग्स भी उदास हो जाते हैं। वो सब भी वहीं बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और बैठे हुए सभी डॉग्स बर्फ से ढक गए होते हैं। सभी डॉग्स उठ जाते हैं, पर वो डॉग नहीं उठता जिसे रात में चोट लगी थी। उसका जुड़वा भाई उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो अब मर चुका होता है। इसके बाद माया वहां से जाने लगती है। वो जानती है कि अब उनका वो दोस्त उनके साथ नहीं आ सकता। माया के पीछे बाकी डॉग्स भी वहां से जाने लगते हैं। उस डॉग का जुड़वा भाई भी वहां से चला जाता है, पर मैक्स वापस उस डॉग के पास जाता है। वो उसे फिर से उठाने की कोशिश करता है। माया और बाकी डॉग्स अब आगे निकल जाते हैं। माया पीछे मुड़कर मैक्स को देखती है, पर मैक्स नहीं आता। फिर वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। अब मैक्स भी उनके पीछे जाने लगता है, पर बर्फीली हवाओं के कारण वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो उनके पास नहीं जा पाता और बिछड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरी एस्टोरिया में छोटे बच्चों को नाव चलाना सिखा रहा होता है। तभी वहां पर केटी आ जाती है। वह अपने साथ उसकी ब्रैंडी नाम की डॉग को लाई होती है। जेरी ब्रैंडी के साथ खेलता है। केटी जेरी से कहती है कि तुम मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं देते थे? तब जेरी कहता है कि मैं बिजी था। अब जेरी केटी से पूछता है कि तुम आजकल क्या कर रही हो? तब केटी कहती है कि मुझे कोई मिल गया है, वो एक इंजीनियर है। जेरी को ये अच्छा नहीं लगता। जेरी अब भी अपने डॉग्स को खोने से उदास होता है। केटी उससे कहती है कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें अपने आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरी अपने एक दोस्त मिंडो के घर जाता है जो स्लेज डॉग्स को पालता है। जेरी के सभी डॉग्स को भी उसी ने पाला था। जेरी उसे एक एल्बम देता है जिसमें उन सभी डॉग्स की तस्वीरें थी। जेरी मिंडो से डॉग्स के लिए माफ़ी मांगता है। मिंडो उसे अपने पिता की एक कहानी बताता है। एक बार उसके पिता अपने 6 डॉग्स के साथ कहीं गए थे, जहां एक बहुत बड़े ग्रिजली भालू ने उन पर हमला कर दिया।
उस भालू ने उसके पिता को बुरी तरह घायल कर दिया। जब उन्हें होश आया तो उनके 2 डॉग्स उन्हें बचाने में मर चुके थे और बाकी 4 गायब थे। ठीक होने के बाद उसके पिता फिर से अपने डॉग्स को ढूंढने निकले। वो कहते थे कि जाना जरूरी है। मिंडो कहता है कि मेरे पिता डॉग्स की रिस्पेक्ट करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरी अपना सामान पैक कर रहा होता है। उसे एक अवार्ड फंक्शन का इन्विटेशन आया होता है जिसमें डॉक्टर डेविड को सम्मानित किया जाना था। 133 दिन बीत चुके हैं। डॉग्स एक ग्लेशियर के मैदान में है। वहाँ माया को कहीं से खाने के सामान की महक आती है। वह दौड़कर उस तरफ जाती है, बाकी डॉग्स भी उसके पीछे जाते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा केबिन होता है जिसमें सप्लाईज रखी होती हैं। वो सभी डॉग्स अंदर घुस जाते हैं, वहाँ उन्हें खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो अपने बेस पर वापस आ गया होता है, पर वो अंदर नहीं जा पाता क्योंकि दरवाजे बंद होते हैं। इसके बाद हम उस अवार्ड फंक्शन को देखते हैं जहाँ डॉक्टर डेविड को उनकी खोज के लिए सम्मानित किया जाता है। जेरी भी वहाँ आया होता है। डॉक्टर डेविड वहाँ पर अपने बेटे, बीवी और कई लोगों को थैंक यू बोलते हैं, खास करके अंटार्कटिका के बेस पर मौजूद उन सभी लोगों को जिनकी वजह से वो आज भी जिंदा हैं और ये खोज हो पाई थी। डॉक्टर डेविड वहाँ जेरी को देख लेते हैं। बाद में वो जेरी से मिलने आते हैं। जेरी बताता है कि वो आज रात को न्यूजीलैंड जा रहा है जहाँ से वो अंटार्कटिका जाएगा। डॉक्टर डेविड उससे पूछते हैं क्या उसे वहाँ तक जाने का ट्रांसपोर्ट मिल गया। तब जेरी उन्हें बताता है कि वो आधे रास्ते तक पहुँच जाएगा, वहाँ कुछ मिलेगा तो वो आगे जाएगा। तब जेरी डॉक्टर डेविड की कही हुई एक बात कहता है जो अच्छा लगता है, उसके लिए जोखिम उठाना पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर डेविड पार्टी में अपने कुछ दोस्तों के पास चले जाते हैं, पर वो अब भी जेरी को देख रहे होते हैं। उन्हें जेरी के लिए बुरा लग रहा था। फिर बाद में हम देखते हैं कि घर पर डॉक्टर डेविड अपने बेटे एरिक के पास आते हैं जो सो रहा होता है। वहाँ पर उन्हें एरिक का बनाया एक चित्र मिलता है जिसमें उसने उन 8 डॉग्स की तस्वीर बनाई थी जिन्होंने उसके पिता को बचाया था। इसके बाद डॉक्टर डेविड जेरी की दी हुई वो फोटो देखते हैं जिनमें सभी डॉग्स के साथ वो और जेरी थे। फिर वो नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF की एक फाइल देखते हैं जिसमें फाउंडेशन की तरफ से उन्हें रिसर्च के लिए दिए गए फंड की डिटेल होती है। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो अकेला बर्फीले पहाड़ों पर चल रहा होता है। उन सभी को अब वहाँ 152 दिन हो चुके होते हैं। चलते चलते मैक्स को एक जगह बहुत बड़ी मरी हुई मछली दिखाई देती है जिसे दूसरे जानवरों ने खाया हुआ था। वो बहुत भूखा होता है। वो दौड़कर वहाँ जाता है और उस मछली को खाने लगता है। तभी उस मछली के अंदर से एक लेपर्ड सील बाहर निकलता है जो मैक्स पर हमला कर देता है। मैक्स भागकर दूर खड़ा हो जाता है। वो दूर से उस मछली को देखता रहता है और वो सील उस मछली को खाने लगती है। तभी मैक्स को ऊपर से दूसरे डॉग्स के भौंकने की आवाज़ आती है। वो देखता है कि वहाँ माया और उसके बाकी सभी दोस्त होते हैं। मैक्स एक होशियार और बहादुर डॉग होता है। वो फिर से मछली के पास जाता है और सील पर भौंकने लगता है। उसके बाद वो उस मछली का एक टुकड़ा लेकर दूर भागने लगता है। सील जमी बर्फ के नीचे जाकर पानी में उसका पीछा करने लगती है। इससे माया और दूसरे डॉग्स को मछली को खाने का समय मिल जाता है। वो सभी डॉग्स आकर मछली को खाने लगते हैं। इधर मैक्स भागता रहता है और सील पानी में ठीक उसके नीचे होती है। वो मैक्स को पकड़ने ही वाली होती है, पर सील को पता लग जाता है कि मछली के पास दूसरे डॉग्स हैं। सील मैक्स को छोड़कर वापस मछली के पास जाने लगती है। मैक्स दूर जाकर एक जगह रुक जाता है। सील तुरंत मछली के पास पहुंच जाती है। मैक्स भौंककर उसके दोस्तों को खतरे के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन सील माया का पैर पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है। बाकी सभी डॉग्स सील को देखकर डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। वो सील उन डॉग्स को एक बार में ही मार सकती थी। फिर मैक्स दौड़कर आता है और सील पर चढ़कर उसे काटने लगता है। इससे सील माया को छोड़ देती है। मैक्स को देखकर दूसरे डॉग्स में भी हिम्मत आ जाती है। अब वो सभी मिलकर सील को काटने लगते हैं। वो सील की पूंछ पकड़कर खींचने लगते हैं। आखिरकार सील वहां से दूर भाग जाती है। अब वह मछली उन सभी की होती है, पर माया के पैर में सील के दांतों की वजह से गहरा घाव हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरी न्यूजीलैंड में पहुंच गया होता है। जेरी को वहां से अंटार्कटिका जाना था, पर कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था। इस वक्त वहां केवल बड़ी शिप ही जा सकती थी, पर जेरी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। वो एक बार में एक शिप वाले से बात कर रहा होता है, पर वो भी चलने से मना कर देता है। जेरी अब परेशान हो जाता है। तभी बार की एक वेट्रेस वहां आती है और जेरी को एक ड्रिंक देकर कहती है, एक लेडी ने आपके लिए ये ड्रिंक भेजी है। जेरी जब मुड़कर पीछे देखता है तो वहां और कोई नहीं बल्कि केटी होती है। जेरी देखता है कि चार्ली और डॉक्टर डेविड भी वहां होते हैं। वो उन सभी को वहां देखकर बहुत खुश होता है। डॉक्टर डेविड जेरी को बताते हैं कि अंटार्कटिका की उनकी पिछली जर्नी उनका पैर टूटने और मौसम खराब होने की वजह से बहुत कम दिनों की थी। उनके पास उस जर्नी के फंड का काफ़ी पैसा अभी भी बचा है। वो सब भी अब जेरी के साथ अंटार्कटिका जा रहे होते हैं। जेरी अब बहुत खुश होता है। फिर वो सभी हेलीकॉप्टर से आगे निकल जाते हैं जिसे केटी चला रही होती है। इसके बाद हम सभी डॉग्स को देखते हैं जो चल रहे होते हैं। एक जगह आकर माया लेट जाती है। उसके पैर में काफ़ी चोट लगी थी। मैक्स और बाकी सभी डॉग्स भी उसके पास बैठ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि केटी हेलीकॉप्टर को एक बहुत बड़े शिप पर उतारती है। वो लोग अब उस शिप से ही आगे जाएंगे। रात में जेरी और केटी शिप पर बात कर रहे होते हैं। केटी कहती है, तुम जानते हो ना, हमें वहाँ जो मिलेगा उससे हमें दुख होगा। तब जेरी कहता है, उन सभी डॉग्स के लिए ये करना जरूरी है। उन दोनों को लगता है कि अब कोई भी डॉग जिंदा नहीं होगा। जेरी इस ट्रिप पर आने के लिए केटी को थैंक यू बोलता है।
उसके बाद जेरी कहता है, तुम्हारा इंजीनियर कैसा है? केटी कहती है कि अब हम दोनों नहीं मिलते। फिर जेरी मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो बुरा हुआ। तब केटी भी मुस्कुराने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शिप जमी हुई बर्फ को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर आगे बहुत ज़्यादा बर्फ होती है। शिप वहाँ से आगे नहीं जा सकता था। शिप का कैप्टन शिप को रोक देता है। वहाँ से बेस अभी भी 100 मील दूर होता है। जेरी सबसे कहता है, हमने हज़ारों मील का सफ़र तय किया है, तो क्या आगे के सिर्फ 100 मील पूरे नहीं कर पाएंगे? अब सभी परेशान हो जाते हैं। तब चार्ली अपनी इटालियन गर्लफ्रेंड का नाम ले रहा होता है। जेरी उससे कहता है कि अभी हम तुम्हारी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर सकते, पर चार्ली के पास एक आइडिया था। चार्ली ही उस पूरी जगह का मैप बनाया करता था। चार्ली सबसे कहता है, यहाँ से उनके बेस पर हेलीकॉप्टर जाकर वापस नहीं आ सकता, पर इटालियन बेस यहाँ से आधी दूरी पर है। हम वहाँ हेलीकॉप्टर से जाएंगे और वहाँ से स्नो कार लेकर हम अपने बेस तक जाएंगे। लौटते समय हम इटालियन बेस तक फिर से स्नो कार से आएंगे और वहाँ से हेलीकॉप्टर से वापस शिप पर आ जाएंगे। सभी को चार्ली का प्लान पसंद आता है। इसके बाद वो सभी हेलीकॉप्टर से इटालियन बेस की तरफ उड़ जाते हैं। इधर डॉग्स को उस जगह पर 175 दिन पूरे हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि केटी हेलीकॉप्टर को इटालियन बेस पर उतार देती है। चार्ली अंदर स्नो कार की चाबी लेने जाता है। उसे वहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई देती है। जेरी और डॉक्टर डेविड स्नो कार निकालने के लिए गेट से बर्फ हटाते हैं। चार्ली अंदर से एक बड़ी स्नो कार को बाहर निकालता है और सबको बैठने को कहता है। सबके अंदर बैठने पर चार्ली अंदर से लाइव फोटो सबको दिखाता है, जिसमें चार्ली और उसकी इटालियन गर्लफ्रेंड साथ होते हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि वो इटालियन साइंटिस्ट सचमुच चार्ली की गर्लफ्रेंड है। चार्ली केटी से कहता है कि ये तुम्हारे प्लेन की झटकों भरी राइड्स की ही देन है। इसके बाद चार्ली अपनी स्नो कार को रफ्तार से आगे बढ़ा देता है। अब वो स्नो कार बर्फ उड़ाते हुए तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ माया की हालत भी अब खराब होती जा रही थी। मैक्स और बाकी सभी डॉग्स अब भी उसके पास बैठे हुए थे। स्नो कार कई लंबे बर्फ के मैदानों और जमे हुए ग्लेशियर को पार करते हुए आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार वो सभी स्नो कार से बर्फ के पहाड़ों को पार करते हुए बेस पर पहुंच जाते हैं। सभी डॉग्स को स्नो कार की आवाज़ सुनाई देती है। मैक्स माया को उठाने लगता है, पर वो नहीं उठती है। जेरी भी अब स्नो कार में बेचैन होता है। वो सभी स्नो कार से उतरते हैं। जेरी अब उस जगह जाता है जहां डॉग्स बंधे थे। डॉक्टर डेविड भी उसके साथ होते हैं। जेरी सबसे पहले ओल्ड जैक की चैन को खींचता है, पर ओल्ड जैक मर चुका था और बर्फ के नीचे दबा हुआ था। जेरी अब इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। बाकी सब भी यह देखकर दुखी होते हैं। फिर जेरी दूसरी चैन चेक करता है, पर वो टूटी हुई होती है। फिर वो उस बड़ी चैन को उठा देता है जिससे सभी डॉग्स की चैन्स बंधी थी। वो सबसे जोर से कहता है कि उन सभी ने अपने आप को छुड़ा लिया। इसके बाद जेरी को डॉग्स के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उधर देखता है तो वहाँ मैक्स और उसके 4 दोस्त होते हैं। उन्हें देखकर जेरी, डॉक्टर डेविड, केटी और चार्ली बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो डॉग्स अभी तक जिंदा हैं। जेरी उन सभी को बुलाता है। इसके बाद वो सभी एक दूसरे की तरफ दौड़ने लगते हैं। मैक्स कूदकर जेरी की गोद में आ जाता है। वो सभी उन डॉग्स को प्यार करने लगते हैं। बक चार्ली को गिरा देता है और फिर से उसका मुंह चाटने लगता है। जेरी और बाकी सभी बहुत खुश होते हैं। चार्ली जेरी को बक से उसे बचाने को कहता है। तब जेरी बक को वापस बुलाता है। इसके बाद जेरी उन 5 डॉग्स को देख रहा होता है। वो फिर से उन पहाड़ों की तरफ देखता है जहाँ से वो डॉग्स आए थे। उसकी आंखें माया को ढूंढ रही थी, पर उसे लगता है कि अब और कोई नहीं बचा होगा। अब वो सभी वापस जाने की तैयारी करते हैं। जेरी सभी डॉग्स को अंदर बैठा रहा होता है। वो मैक्स को अंदर बैठने को कहता है, पर मैक्स अंदर नहीं आता और भौंकते हुए वापस उन्हीं पहाड़ों की तरफ चला जाता है। जेरी भी दौड़कर उसके पीछे जाता है। मैक्स दौड़कर माया के पास जाता है। जेरी जब माया को देखता है तो वो उसके पास आकर बैठ जाता है। माया उससे सबसे प्यारी होती है। माया लेटी हुई थी और बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। जेरी को ऐसा लगता है कि वो अब जिंदा नहीं है। जेरी माया को उठने के लिए कहता है, पर वो नहीं उठती। वो बहुत दुखी होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तब जेरी मैक्स को कहता है कि तुमने अच्छा काम किया मैक्स। इसके बाद जेरी देखता है कि माया आंखें खोलकर उसे देख रही है। जेरी ये देखकर बहुत खुश होता है। वो माया के सर पर हाथ फेरता है। वो उसे कहता है कि हम तुम्हें ठीक कर लेंगे। फिर वो माया को गोद में उठाकर स्नो कार के पास आता है। माया को देखकर सभी खुश होते हैं। अब सभी वापस स्नो कार में बैठने लगते हैं। जेरी फिर से मैक्स को अंदर आने को कहता है। इस बार मैक्स अंदर बैठ जाता है। जेरी समझ जाता है कि अब वहाँ उसका और कोई डॉग जिंदा नहीं है। मैक्स की समझदारी से ही जेरी को माया वापस मिली होती है। अब सभी अंदर बैठ जाते हैं। अंदर केटी जेरी से पूछती है कि तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड कैसी है। तब जेरी उसे कहता है अच्छी है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब वो फिर से साथ हो जाते हैं। डॉक्टर डेविड और चार्ली यह देखकर उनके लिए खुश होते हैं। इसके बाद वो सभी स्नो कार से वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाई देता है कि उन सभी ने ओल्ड जैक की याद में वहाँ एक क्रॉस लगाया है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।